everyone. I, Priya, welcome you all in Holy Cross Texas School, Bagru. सुप्रभात, मैं प्रिया आप सभी का होली क्रॉस टेक्सास स्कूल के प्रांगण में स्वागत करती हूँ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय में आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पेरेंटिंग सेमिनार के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस सेमिनार की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो कहानी है राजा तोडरमल की। एक बार एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा तोडरमल। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ। जितना भी तुमने आज तक मेरे लिए किया है, मैं उस हर चीज का ऋण चुकाना चाहता हूँ। माता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, माता पिता का ऋण थोड़ी ना कोई चुका सकता है। पर तोडरमल साहब ने जिद कर ली कि नहीं, मैं तो चुकाऊंगा तो चुकाऊंगा। तो माता ने कहा, चल ठीक है, तू इतनी जिद कर ही रहा है तो एक रात के लिए मैं तेरे साथ ही तेरे कमरे में सोऊंगी। तोडरमल साहब ने कहा, क्या इस एक रात के बाद मैं इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा? माता ने कहा, हाँ। तो वो कहते, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान काम है। तो माता जी उन्हीं के साथ उनके बिस्तर पर रात को सो गई। 1 घंटे बाद माता जी उठी और उन्होंने कहा, तोडरमल उठ, मुझे पानी चाहिए। तोडरमल साहब नींद में। उन्होंने कहा, माँ देता हूँ देता हूँ। माता ने फिर से कहा, तोडरमल पानी चाहिए। तो तोडरमल साहब उठे और घड़े में से पानी निकाल के माता को दे दिया। अब जैसे ही तोडरमल साहब उस ग्लास को माता के पास लेकर आए, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे और जैसे ही वो गिलास को पकड़ने लगी, वो सारा पानी बिस्तर पे गिर गया। अब तोडरमल साहब एकदम से चिल्लाए, माँ ये क्या कर दिया, सारा बिस्तर गीला कर दिया। माता ने कहा, क्या करूं बेटा, बूढ़ी हो गई हूं ना, तो हाथ कांप रहे थे, गिर गया। फिर माता ने थोड़ा सा पानी पी लिया। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से माता उठी और उन्होंने कहा, तोडरमल पानी चाहिए। फिर से तोडरमल साहब पानी लाए, फिर से पानी बिस्तर पर गिर गया। लगातार 3 से 4 बार ऐसा ही हुआ और पूरा बिस्तर उस पानी से गीला हो गया। आखिरी में तोडरमल साहब बोले, माँ तू क्या बिनोले खाकर सोई थी जो जब से पानी पे पानी मांगे ही जा रही है, और फिर सारा बिस्तर भी गीला कर दिया, मैं अब सोऊंगा कहाँ? पूरी रात खराब हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो तोडरमल साहब ने कहा, माँ पूरी रात बीत गई, अब मैं तेरे ऋण से हुआ मुक्त। माता ने कहा, कहाँ मुक्त हुआ है? उसने कहा, आप ही ने तो कहा था कि एक रात के बाद सब कुछ मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। माता ने कहा, एक रात में मैंने तेरा बिस्तर पानी से गीला कर दिया और तूने मुझे कह दिया कि तू क्या बिनोले खा के सोई थी, तूने मेरे लिए सोने की जगह नहीं छोड़ी, सारा बिस्तर गीला कर दिया। मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, तेरा बाथरूम के कारण मेरा पूरा बिस्तर गीला होता था, मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, और एक रात में ही तेरी पूरी रात पूरा तब हो गया तू मुझसे, और तू मुझसे अब कह रहा है कि मैं तेरे ऋण से मुक्त हो गया। ये कभी संभव है ही नहीं कि हम अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सके। हम उनका कभी चुका ही नहीं सकते हैं। माँ बाप का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि उनके इतने एहसान हैं हम पे, हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। इस संसार में सबसे बड़ा स्थान अगर भगवान के बाद किसी का है तो वो हमारे माँ बाप का ही है। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे पेरेंटिंग गुरुज शिवांगी मैम और नेहा गर्ग मैम का, कि वो इस मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। माता पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़कर जग में दूजा काम नहीं। माता पिता का करे अनादर वह पापी है, इंसान नहीं। A very good morning to one and all present here. I Shivangi and I Neha Garg, we welcome you all in this seminar. सबसे पहले आपको सेमिनार में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी
पेरेंट्स का हमारे जीवन में क्या मूल्य होता है, उससे पहले पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। पेरेंट्स वर्ड में 7 अक्षर होते हैं और उन 7 अक्षरों का अगर हम मतलब निकालें तो वो मतलब बहुत ही अमूल्य है। पेरेंट्स के जो अक्षर होते हैं वो है P, A, R, E, N, T। P का मतलब है पैशनेट। पैशनेट यानी कि जुनून। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे लिए हर एक काम करने के लिए जुनून रखते हैं। ए वर्ड से मतलब है एप्रिशिएटेबल। एप्रिशिएटेबल मीन्स हमें अपने माता पिता की हर एक बात की सराहना करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल। हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स समझनी चाहिए। टी से होता है एनर्जेटिक। क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स के फेस पे एनर्जी की कमी देखी है? नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता दिन रात सुबह से लेकर शाम तक हमारी सेवा में हमारे लिए परिश्रम करते हैं ताकि हम यानी कि उनके बच्चे एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। एन से होता है नर्चर। नर्चर यानी कि पालन पोषण करने वाला। मीन्स हमारे जो माता है, पिता है, वो हमारा पालन पोषण करते हैं इस तरीके से कि उनकी तरफ से हमारे पालन पोषण में कोई कमी ना रहे। टी से होते हैं ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी यानी कि जिसके ऊपर हम आंख बंद कर कर भी विश्वास कर सकते हैं। और एस से होते हैं सिंपैथेटिक। मीन्स अगर हमें कुछ परेशानी आती है तो दिलासा देने वाला भी कौन होता है? हमारे माता और पिता। पेरेंटिंग का मतलब है, अब आती है बात पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब है परवरिश। अब आपको अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है? एक पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे यानी कि एक ऐसे तरीके में जिससे आपका बच्चा अगर ग्रोथ करे तो वो किस तरीके में करे? एक पॉजिटिव वे में करे। उसकी जो सोच है, उसका जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी 5 मेजर परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो आज के इस युग में बच्चों के साथ होती हैं। और ये किसी एक घर में नहीं है, ये दुनिया के कोने कोने में है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। सबसे पहली परेशानी है कि आपका बच्चा आपके मुंह से किसी दूसरे बच्चे की, यानी कि वो आपको कोई रिलेटिव का बच्चा है, वो आपका कोई पड़ोस में बच्चा है, उसकी तारीफ नहीं सुनना पसंद करता। क्या ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे की तारीफ, आप बच्चे के सामने किसी और बच्चे की तारीफ करते हो, क्या वो एग्री करता है? नहीं, वो उससे जलता है। क्यों करता है? रिसर्च के बाद एक 8 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि हमेशा तारीफ तो जीतने वाले की ही होती है। मतलब उससे हमें क्या पता लगता है कि हमें हमेशा अपने बच्चे के जीतने के ऊपर ही फोकस नहीं रखना, अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना है। मीन्स एज अ पेरेंट्स आपका एक्शन प्लान क्या होने वाला है? आपको विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा को एक तरफ रखना है और अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आपके बच्चे का स्कूल में टेस्ट होता है, मैथ्स का टेस्ट हुआ, 20 नंबर का टेस्ट था। बच्चा स्कूल से घर आता है तो मम्मी कहती है बेटा कितने मार्क्स आए? तो बच्चा कहेगा मम्मी 20 में से मेरे तो सिर्फ 13 आए। तो मम्मा फिर क्या कहेंगी? 7 नंबर क्यों कटवाए? उस 7 नंबर के ऊपर मम्मी उसको डांटना शुरू कर देंगी। क्या क्या बोलते हैं? तो हम ट्यूशन भेजते हैं, डेली ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है, पढ़ता नहीं है, उसके देख कितने अच्छे नंबर आए हैं, उस टॉपर बच्चे के कितने अच्छे नंबर आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या कहना है? आपका एक्शन प्लान क्या होगा कि बेटा कम से कम 13 तो आए, मेहनत करो, 14 भी आएंगे, 15 भी आएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि 20 में से 20 नंबर भी आएंगे।
ये होना चाहिए आपका एक्शन प्लान कि आपको अपनी इच्छा को एक तरफ रखना है और अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस रखना है। जितना ज़्यादा आप उसकी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दोगे उतना ही आपका बच्चा सक्सेसफुल होता चला जाएगा। दूसरी परेशानी जो बच्चों में आती है वो ये आती है कि आपका बच्चा आपसे अपनी सीक्रेट्स शेयर करना पसंद नहीं करता। सीक्रेट शेयर करना यानी कि उसकी लाइफ में फिलहाल चल क्या रहा है, वो क्या चाहता है। ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल के जनरेशन में, युग में, कलयुग जिसे हम बोलते हैं, बच्चे अपनी परेशानियां अपने माता पिता से शेयर करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बच्चों से पूछा गया, बच्चों का जवाब आया कि हमें डर लगता है, अगर हम मम्मी को कुछ बात बताएंगे तो मम्मी किसे बताएंगी? पापा को। और फिर पापा क्या करेंगे? पापा पिटाई करेंगे या फिर पापा डांटेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है? अगर आपका बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, वो आपसे बात बताने में डर रहा है कि आप पापा को बता देंगी या आप किसी और को बता देंगी जिससे उसकी इंसल्ट होगी, तो आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे को संतुष्ट करना है कि बेटा तू मुझे बात बता, मैं तेरी बात किसी को नहीं बताऊंगी, बात मेरे तक ही सीमित रहेगी। जब तक आप उसे संतुष्ट नहीं करोगे तब तक वो अपनी बात आपको नहीं बताएगा। तो आपका पहला काम क्या है? उसको संतुष्ट करना है, उसको सिक्योर फील कराना है कि जो भी तू बात बताएगा वो यहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं जाएगी। फिर मान लो वो अपनी परेशानी आपको बता भी देता है, फिर नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? वो ये है कि आपको उसका सॉल्यूशन बताना है और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा उससे संतुष्ट हो जाए। फिर क्या होगा? आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं, मीन्स जो भी कहते हैं मेरे फेवर के लिए करते हैं। तो धीरे 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 वो सारी बात आपसे शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कि आपका बच्चा कायर है, डरता है। अब इसके पीछे भी रीजन क्या है? पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे कायर बनते हैं, डरते हैं। अब आप कहोगे जी कैसे? मान लीजिए दो बच्चों की लड़ाई हो गई है। अब उन दो बच्चों की लड़ाई सुलझवाने के लिए बीच में कौन आ गई? मम्मी। बच्चे को मैम ने हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, टीचर ने। फोन पे मम्मी ने क्या कहा? मैडम मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? अब ये क्या करता है? ये आपके बच्चे के अंदर सपोर्टिव नेचर मतलब कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे बैक पे मुझे संभालने के लिए खड़ी है, कोई भी परेशानी है तो उसके लिए कौन है? मम्मी है ना। तो इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे सॉल्व करने के लिए नहीं सोचता, वो हमेशा किसके बारे में सोचता है कि पीछे कौन है? मम्मी है, सारा काम मम्मी संभालेगी। तो आज से आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक्शन प्लान ये होगा कि आपको ओवर प्रोटेक्शन नहीं दिखानी, मीन्स अपने बच्चे को उसके लेवल पे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने दे। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे पहुंच गए, स्कूल में आ गए, मैम ने मार दिया, बच्चों की लड़ाई में कूद पड़े, नहीं बेटा मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने लेवल पे सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चा गुस्सा बहुत करता है, जो कि तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है सबके घर में। पेरेंट्स से कहते हैं जी तो बहुत गुस्सा करता है हमारा बच्चा। अब ये आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। जब रिसर्च हुई तो बच्चों ने क्या बोला कि हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। जब हम गुस्सा करेंगे तभी तो हमारे ऊपर कोई ध्यान देगा। अब वो गुस्सा करके क्या करते हैं? अपने खिलौने बिखेर दिए। फिर मम्मी आती है कि तूने ये काम क्यों किया ऐसा, उसको डांटेंगी, एक दो थप्पड़ लगा देंगी। तो वो क्या सोचता है? आहा मम्मी का काम बढ़ गया, मजा आया, मम्मी परेशान हुई। आपका एक्शन प्लान इन केसेस में क्या होना चाहिए कि आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देना। मीन्स जो ये सामान बिखेर रहा है,
खिलौने खिंडा रहा है तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना। आप आइए, अपना काम करिए और चले जाइए। फिर देखिए वो क्या सोचेगा कि मम्मी ने तो इस बार कुछ बोला ही नहीं, डांटा भी नहीं, तो वो नेक्स्ट डे से, अगले ही दिन से वो काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो वो बिना कहे पढ़ने बैठ गया, बिना कहे आपकी किचन में हेल्प कराने लगा, तो आपको उसकी सराहना करनी है, उसको प्रेज करना है बहुत बार, 5 बार, 10 बार। उससे क्या होगा, उसके माइंड में एक थिंकिंग आएगी कि जब मैं अच्छे काम करता हूँ तो मम्मी इतनी तारीफ करती है, और जब मैं गलत काम करता हूँ तो मम्मा इतना डांटती है, तो मुझे मतलब अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। इस तरीके से आपका बच्चा अच्छे अच्छे काम करने लगेगा और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम है, कोई भी पेरेंट्स, आप भी माता पिता हैं और भी हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को मीडियोकर यानी कि औसत बच्चा, एवरेज बच्चा पसंद नहीं करता। सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर एक क्षेत्र में अव्वल आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा एक इंसान है, कोई मशीन नहीं, जहां घुमाओगे वहीं चल पड़ेगा। तो आपका एक्शन प्लान इसमें क्या होना चाहिए, आपको अपने बच्चे के अंदर से टैलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देता है, किस फील्ड में ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, चाहे वो डांस क्यों ना हो, चाहे वो सिंगिंग क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्यों ना हो। तो किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आप कहोगे ये तो कुछ नहीं करेगा। पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आपका बच्चा अव्वल हो सकता है। अब वो क्षेत्र, वो टैलेंट बच्चे के अंदर से निकालने का काम किसका है? पेरेंट्स का। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो जी आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, सारा दिन फोनों पे लगे रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, क्या करें। अब आप एक बात बताइए, वो तो मिट्टी थे, क्या थे बच्चे? बच्चे थे मिट्टी, और माता पिता क्या थे उनके लिए? कुम्हार। क्या मिट्टी की हैसियत थी अपना आकार खुद बना ले? नहीं, उनको आकार किसने दिया? माता पिता ने। तो आप अपने बच्चे के लिए एक कुम्हार का काम करते हैं, उसको एक आकार देते हैं, तो क्यों ना वो आकार आना करें जो कि बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंसान बने। तो ये काम किसका होता है? हमारे माता पिता का, कि हमारे माता पिता बच्चों को ऐसी परवरिश दे, ऐसा उनका लालन पालन करे कि वो आगे बढ़कर एक बहुत ही अच्छा इंसान बने। डियर पेरेंट्स, जैसा कि अभी आपको शिवांकी मैम ने टैलेंट के बारे में बताया कि सभी बच्चे हमेशा एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चों में एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, लेकिन आज के समय में जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे जाए। तो उसके लिए माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को मॉर्निंग में स्कूल भेजते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल से आया उसको तुरंत ट्यूशन क्लासेस के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही बच्चा 1 घंटा 2 घंटा अपनी ट्यूशन क्लासेस लेकर आता है, तुरंत उसके बाद उसको किसी एकेडमी में लाइक बैडमिंटन खेलने के लिए या वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी भी पसंद के स्पोर्ट्स के में भेज दिया जाता है। स्पेशली जिसको माता पिता पसंद करते हैं या फिर जिसमें किसी पड़ोसी का बच्चा जा रहा है, उसके बराबरी करने के लिए माता पिता अपने बच्चे को आगे पुश करते रहते हैं, आगे धकेलते रहते हैं कि बेटा देखो वो ये कर रहा है आप भी जाओ, बेटा वो ये कर रहे हैं आप भी करो। तो हमारी ड्यूटी माता पिता होने के नाते बनती है कि हम अपने बच्चे को पहले थोड़ा सा टाइम दें। टाइम देने का मतलब है कि हम बच्चे को पहले अपने पास बिठाकर सोचें, समझाएं, उसको तरह तरह के आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें। वो कब होगा? अब आप कहेंगे कि हम अपने बच्चे को सारा दिन टाइम ही देते हैं, बच्चा सारा दिन हमारी नज़रों के सामने रहता है, क्या करता है, हम हर बात पर नज़र रखते हैं। लेकिन मैं उस टाइम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ।
वो टाइम जब आप अपने बच्चे को स्पेशल उसके लिए देंगे, वही टाइम उसका क्वालिटी टाइम होगा। जब आप उसको ये क्वालिटी टाइम देना शुरू करोगे, तब आपका बच्चा समझने लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको, चाहे वो मम्मी है चाहे वो पापा है, अपने बच्चे के साथ पहले एक फ्रेंडली बिहेव बनाना होगा, फ्रेंडली नेचर बनाना होगा। जब आप अपने बच्चे के साथ एक ऐसा फ्रेंडली बिहेव करेंगे, तब आपका बच्चा धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने लगेगा। वो क्वालिटी टाइम आप कब दे सकते हैं? चाहे तो अगर आप वर्किंग हैं तो आने के बाद, अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से आने के बाद, आप अपना काम निपटाने के बाद कुछ 15-20 मिनट अपने बच्चे के लिए निकालें। उस बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार करें कि जैसे कि आप उसके मित्र हो। जैसे क्या है, बच्चा अपनी सारी बातें, अभी शिवांगी मैम ने आपको बताया था कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। क्यों? उसका कारण है जनरेशन गैप, और दूसरा रीज़न है पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो उसके लिए आपको अपना क्वालिटी टाइम निकालना होगा, चाहे भले ही आप 15 से 20 मिनट निकालें, लेकिन स्पेशल टाइम वो अपने बच्चे को दे। तभी जब उसको आपकी अटेंशन मिल पाएगी, वो आपके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर पाएगा। मेरा दूसरा टी फैक्टर है टैलेंट। टैलेंट के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। उदाहरण है, सपोज आपके घर में नया काम हुआ है, आपने एक नया घर बनाया है। उस नए घर का लुक तो आपने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बनवा लिया बाहर से, लेकिन अब अंदर की बारी आती है। घर के अंदर बच्चों का रूम कैसा होना चाहिए, बड़ों का कमरा कैसा होना चाहिए, मम्मी पापा का बेडरूम कैसा होना चाहिए, दादा दादी का कमरा कैसा होना चाहिए। तो इन सब के लिए आपने क्या किया, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया। जब वो इंटीरियर डिज़ाइनर की मीटिंग आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ चल रही होती है, उस मीटिंग में मम्मी पापा भी हैं, दादा दादी भी हैं, बच्चे भी हैं, और सभी अपनी पसंद के हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनर को राय दे रहे हैं। क्या राय? बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा, हमारे रूम का डिज़ाइन, पेंट का कलर ऐसा होना चाहिए जो हमें पसंद हो, उसमें टॉयज भी रखे होने चाहिए, हमारी स्टडी टेबल उस कॉर्नर में होनी चाहिए, ऐसे कलर की होनी चाहिए, ऐसी अलमीरा होनी चाहिए। ये सब बातें अपने बच्चे रख देते हैं। उसके बाद बड़े हैं जो घर के दादा दादी हैं, वो भी बता देते हैं। फिर मम्मी पापा भी बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट करने के लिए डिज़ाइनर से बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उसी समय आपके घर में मेड आई हुई है, जो आपकी डोमेस्टिक हेल्पर है, वो आई हुई है। तो बात काटते हुए बीच में वो कहती है कि सर मैम, आजकल ऐसे कारपेट्स या ऐसे कर्टन्स, ऐसा फर्नीचर फैशन में है। जब आपकी फर्नीचर कर्टन से रिगार्डिंग बात हो रही है, तो वो आपको अपनी राय देती है। जब वो आपको अपनी राय देती है, तो आप उसकी बात पर या तो गौर नहीं करते, या फिर उसकी बात को सुनकर उसे कह देते हैं कि तुम्हें नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा, वो मेड समझेगी कि मैं आप लोगों के फाइनेंशियल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं हो, इसलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अब दूसरी बात, उस मेड की जगह अगर आपके घर में मान लो आपको फर्नीचर बनवाना है, उसके लिए आपने कारपेंटर को बुलाया है, वो कारपेंटिंग का काम करने वाला जो लेबरर है, मजदूर है, अगर वो आपके सामने राय रखता है कि साहब ऐसा फर्नीचर फैशन में है, ये सोफ़ा नहीं जो आपने पसंद किया है, ऐसा सोफ़ा फैशन में है, तो आप उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उस पर्सन के अंदर वो टैलेंट है कि उसको सोफ़े का डिज़ाइन का पता है, सोफ़ा बनाना आता है, तो आपने उसकी बात को झट से मान लिया। ऐसे ही जो पर्दे लगाने वाला आया हुआ है, वो कहता है कि मैम साहब, आजकल ऐसे पर्दों का दौर चल रहा है,
आप ऐसे पर्दे लगवाइए, तो आप उसकी बात को भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उन दोनों के अंदर उस काम को करने का हुनर है, उस काम को करने का टैलेंट है। आपने तभी उसी टाइम उनकी बातों को मान लिया कि हाँ ये फैशन में है, हम इसके अनुसार काम कराएंगे। लेकिन आपने बच्चे की बात को आपने उस मेड की बात को नहीं माना। अब दूसरी बात, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप 5 साल के थे, मान लो आपका बच्चा 5 साल का है, जब आप 5 साल के थे, क्या आपके अंदर उतना ही टैलेंट था जितना आपके बच्चे में आज है? डियर पेरेंट्स, क्या आपके पास उतना टैलेंट था जितना आपके बच्चे में, 5 साल के बच्चे में आज वो टैलेंट है? नहीं था। क्या रीजन है उसका? आज के टाइम में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि बच्चा हर फील्ड में अपने आप को आगे लाने की सोचता है। तो वो टैलेंट आप में नहीं था, हालांकि उसके बराबर भी नहीं था, उससे ज़्यादा भी नहीं था। आज के टाइम में बच्चे के पास सारी फैसिलिटीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मान लो क्या होता है, पापा का फ़ोन हैंग हो जाता है या कोई सेटिंग बिगड़ जाती है, तो पापा क्या करते हैं, बेटा मुझे नहीं पता, ज़रा बताना। उस 5 साल के बच्चे के पास हेल्प लेने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? जाते हैं कि बेटा रिंगटोन चेंज हो गई है, इस रिंगटोन को चेंज कर दो, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। बेटा मेरी डीपी चेंज करनी है, प्लीज़ आप कर दो, मुझे नहीं करनी आती है। तो हम उस 5 साल के बच्चे की हेल्प ले रहे हैं, तो टैलेंट किसमें ज़्यादा हुआ? मम्मी पापा में या बच्चे में? किसमें हुआ? बच्चे में हुआ। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि टैलेंट की वजह से उस काम वाली बाई का मुंह बंद करवा दिया, उसको चुप करा दिया कि उसके अंदर टैलेंट नहीं था। तो अब माता पिता में टैलेंट की कमी है, बच्चे में टैलेंट ज्यादा है, तो बच्चा सही या माता पिता सही है? बच्चा अपनी जगह सही है, माता पिता अपनी जगह सही है। लेकिन उसका कारण क्या है? हमें बच्चों के साथ ज्यादा मिलजुल कर रहना होगा, बच्चों के साथ टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा, तभी बच्चे हमारे लेवल में आएंगे और हम बच्चों के लेवल में आएंगे। मतलब कहने का ये है कि जो माता पिता और बच्चों में जो जनरेशन गैप होता है वो जब खत्म हो जाएगा, जब बच्चे और माता पिता एक मित्र की तरह बात करेंगे, एक मित्र की तरह रहेंगे, तभी जाकर ये हमारे समाज में जो भी प्रचलन में चल रहा है, जो हर घर में चल रहा है, वो दूर हो पाएगा। अब मैं बात करती हूँ टारगेट की। टारगेट का मतलब है कि जो बच्चा है वो अपना करियर अपने हिसाब से चुनता है। आज के समय में, आधुनिक समय के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि हर बच्चा चाहता है कि मैं अपना करियर अपने हिसाब से चुनूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। अब आप बताइए कि जब आप छोटे थे, अभी आप कोई पुलिसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या आपके माता पिता ने जब आपको कुछ बनना था तो वो चॉइस आपके ऊपर छोड़ी थी या नहीं? कुछ के लिए माता पिता ने ऐसी फ्रीडम दे दी होगी कि हाँ बेटा या बेटी, जो भी आपको करना है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कुछ को नहीं। उसके लिए भी डिफरेंट कारण होते हैं। कारण जैसे कि कई बार समाज में, पुराने समाज में हम कह सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले इतनी ज़्यादा जो सोच थी इतनी विकसित नहीं थी। दूसरा रीज़न हो सकता है कि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ना हो, जिसकी वजह से माता पिता ने मना कर दिया हो कि बेटा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज के टाइम में अब क्या है, बच्चे को अगर हम उसकी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने दें, उसका करियर का चुनाव उसको खुद करने दें, तभी बच्चा सक्सेसफुल हो पाता है।
कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जब उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, यानी जो पेरेंट डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, या फिर उनके वो सपने पूरे नहीं हो पाए, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने ये सपने अपने बच्चे के जरिए पूरे करूं। मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने। तो ये गलत है। पहले माता पिता होने के उद्देश्य हमारा ये है कि हमें अपने बच्चे को समझना होगा जब हम उसको टाइम देंगे। दूसरा, जब हम उसका टैलेंट देखेंगे और जब वो हमें बताएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या बननी चाहती हूँ, तो उसी के हिसाब से बच्चा सेट कर पाएगा। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी पसंद ना थोपे कि बेटा आप डॉक्टर की पढ़ाई करो, या बेटा आप इंजीनियर की पढ़ाई करो, या इसकी करो या उसकी करो। क्या होगा उससे? अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती अपनी पसंद की स्ट्रीम में घुसा देंगे, जैसे कि आजकल पेरेंट्स को रहता है कि बच्चा या तो इंजीनियर बने या एक बड़ा डॉक्टर बने, पीसीएम ले या पीसीबी ले। अब पीसीएम या पीसीबी कहना जितना कहने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो हमें पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानना होगा, तभी हम बच्चे को उसकी दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जब बच्चा बताएगा कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और मैं इस सब्जेक्ट में ये कर सकता हूँ, तो आप पहले उसका स्कोप जाने कि बच्चा अगर ये सब्जेक्ट चुन रहा है तो उसका स्कोप कितना है, आगे जाकर वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। तो बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए आपका सहयोग बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। तो आज के समय में आप देख सकते हो, पहले होता था कि एक राजा का बेटा राजा बनता था, एक सुनार का बेटा सुनार बनता था, पंडित का बेटा पंडित बनता था। लेकिन आज के समय में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। अब क्या है, आप देखते हो कि एक बड़े डॉक्टर का बेटा एक बड़ा सा उसने हेयर सलून खोल रखा है। वो सलून किस लिए? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसी चीज में था और पापा ने या मम्मी ने उसको नहीं रोका और उसको कहा कि बेटा आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी दिशा में काम करो। अब आप देख सकते हो जावेद हबीब, उनका एक बड़ा सा सलून है, सिर्फ एक जगह नहीं पूरे वर्ल्ड में उनके सलून्स की फ्रेंचाइजीज है। तो क्यों? उनके फादर क्या एक बार्बर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट चुना, अपने नाम को एक ब्रांड नेम बनाया। ब्रांड नेम क्या बना कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो इस तरीके से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे को फोर्स ना करें कि वो क्या चुने क्या बने। हमें ये बात अपने बच्चे के ऊपर स्वतंत्र रूप से छोड़ देनी होगी। तीसरा मेरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि मैडम आप तो पेरेंटिंग सेमिनार के बारे में हमें यहाँ बुलाया है और अब आप हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में आप लोग भी, आपके बच्चे भी मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स हैं, पीसी हैं, लैपटॉप है और ना जाने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इतने सारे वीडियो गेम्स हैं जो बच्चे भी यूज़ करते हैं और माता पिता भी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम मिलते ही वो वीडियो गेम्स प्ले करने में, अपने पीसी में, लैपटॉप में, इंटरनेट सर्फिंग में बिजी हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अभिभावक भी बिजी हो जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण देना चाहूँगी कि क्या होता है, एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे थोड़ा सा काम करके वो एक साइड बैठ जाते हैं वीडियो गेम खेलने में। तो तुरंत मम्मी आती है कि बेटा आज काम क्यों नहीं किया? मम्मी आज मैम ने काम नहीं दिया था इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। तो मम्मी तुरंत बच्चे को डांटेगी, क्यों नहीं किया? अगर मैम ने नहीं दिया तो आपकी ड्यूटी बनती कि आप खुद करो। मम्मी शुरू हो गई
आज आने दे तेरे पापा को, अभी बताऊंगी, आते ही बताऊंगी, आज तेरी पिटाई करवा के रहूंगी, तभी तू मानने वाला है। तो क्या होता है, मम्मी ने बच्चे को डांटा, जो बच्चा सुन रहा है, जो डांट सुन रहा है, वो अपने छोटे या बड़े भाई बहन को कहेगा कि चल देख मम्मी का ड्रामा शुरू हो गया, मम्मी का लेक्चर शुरू हो गया है, थोड़ी देर के लिए कान बंद करके सुन लेते हैं। उस टाइम तो वो सुन लेते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही पापा आते हैं, मम्मी उनके सामने बात पेश करती है कि देखो जी आपका बेटा काम नहीं कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है। तो पापा बेचारे क्या करेंगे, वो काम में पहले सारा दिन बिजी थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर बना हुआ है काम का, दिमाग बिल्कुल थका हुआ है, शरीर भी थका हुआ है, दिमाग भी थका हुआ है। 2 मिनट के लिए सुनेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, बेटा काम क्यों नहीं करता है, मम्मी ने बोला था, या तो उसको ऐसे बोल देंगे या एक छोटा सा थप्पड़ लगा के तो साइड में कर देंगे। तभी पापा जाकर क्या करेंगे, डांटने के बाद फ्रेश हुए, मम्मी ने चाय रेडी कर दी या जो भी वो लेना पसंद करते हैं वो रेडी कर दिया, तुरंत पापा ने टीवी चलाया, रिमोट का बटन ऑन किया, न्यूज चैनल या किसी अपने फेवरेट चैनल पर लगा लिया। बच्चे अपने काम में बिजी हैं, पापा अपने काम में बिजी हैं। अब आई मम्मी की बारी, मम्मी ने भी क्या किया, काम वाली या मेड, जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट आपने लगा रखी है, उसको काम सौंपा और मम्मी भी अपना फोन लेके व्हाट्सएप फेसबुक पे चैटिंग में लग जाती है। तो क्या होता है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। हमने बच्चे को बोला कि बेटा एक काम करो, अपना होमवर्क करो, लेकिन बच्चे ने नहीं सुना, हमारी बात की तरफ गौर नहीं किया। उसका कारण क्या है, उसने देखा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो बोला है वो खुद उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, खुद टेक्नोलॉजी में उलझे हुए हैं, खुद फोन में लगे हुए हैं, खुद टीवी में लगे हुए हैं और मुझे इनसे डिस्टेंस बनाने की बोल रही हैं। तो बच्चा क्यों करेगा, उसके लिए भी एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब करते हैं, इन सब की उन्हें आदत होती है। तो क्या होता है, उन लोगों को जब भी वो कोई बीड़ी, सिगरेट या फिर किसी अल्कोहल की बोतल खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है वार्निंग दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। टीवी में भी बार बार ऐड आती है कि ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। कहीं आप बाहर जाते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, पैम्फलेट्स लगे होते हैं कि ये सब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन देख के हम निकल लेते हैं कि ये तो जगह जगह लिखा है, इससे कुछ नहीं होता, और अपनी जो आदतें हैं उनमें बिजी रहते हैं। लेकिन क्या उन पेरेंट्स ने या उन लोगों ने जो इन सब चीज़ों के आदी बन चुके हैं, क्या उसको छोड़ा? नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सब सिर्फ दिख रहा है, टाइम पास के लिए वे उसको कानों से सुनते हैं या 1 मिनट के लिए अपनी नज़रों के सामने देखते हैं और उसको गौर नहीं करते हैं। अगर सिचुएशन आ जाए किसी फैमिली मेंबर पर या किसी रिलेटिव के यहाँ, मान लो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की वजह से किसी रिलेटिव या किसी घर के पर्सन की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनको थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर या लंग्स का कैंसर हो जाता है और वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उस टाइम पर वो एडवाइस देगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो वो आदमी जो अब तक सिर्फ होर्डिंग्स पर देखता था, सिर्फ टीवी में ऐड देखता था, तब उसको उस गलती का एहसास होगा कि मैं जो कर रहा था ये गलत है। उस फैमिली मेंबर की डेथ की वजह से उसको अपना जो लॉस फैमिली में हुआ है वो फील हो पाएगा, तो उसकी नज़रों के सामने हुआ, तभी उसने उस बुरी आदत को छोड़ा, है कि नहीं? एग्री? तभी उसने छोड़ा। तो यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। अगर पेरेंट्स खुद टेक्नोलॉजी से, इन गैजेट्स से, इन डिवाइसेस से डिस्टेंस बनाकर चलेंगे, तभी बच्चा डिस्टेंस बनाना सीखेगा, तभी बच्चा अपने आप को इन सब से दूर रख पाएगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट बनाना है। टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्स का भी खुद होना चाहिए और बच्चों का भी होना चाहिए। जैसे आपको पता है टाइम का मतलब क्या है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी कि हर काम समय से होना चाहिए। आप देखते हो कि हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, उसका भी अपना एक रूटीन है, उसका भी अपना एक समय है। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर अस्त होता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती है और आप उस मौसम का अनुभव कर पाते हो। तो उनका भी समय निश्चित है, तो हम क्यों न अपना समय निश्चित करें, क्यों न अपने बच्चों का समय निश्चित करवाएं, तभी जाकर हमारे बच्चे पंक्चुअल हो पाएंगे। तो पहले पेरेंट्स को अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि किस समय हमें उठना है, किस समय हमें क्या काम करना है, कितना समय हमें अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम के तौर पर देना है। तभी जाकर बच्चा टाइम की भी वैल्यू समझेगा, पेरेंट्स की भी वैल्यू समझेगा और बच्चा भी अपने हर काम को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर पाएगा। क्योंकि जब वो देखेगा कि मेरे घर में हर कार्य समय से होता है, तो वो खुद उसकी जीवन शैली ऐसी ही बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लोग आर्मी में, नेवी में जाते हैं, उनका एक अपना एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम टेबल होता है। अगर बेल बज गई, खाने ब्रेकफास्ट खाने आप भले ही बैठे हो तभी प्लेट लेकर, अगर बेल बज गई तो तुरंत आपको अपनी टेबल से उठना पड़ता है। तो उसका कारण क्या है, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी। तभी जाकर बच्चा भी टाइम की वैल्यू सीख पाएगा। तो पेरेंट्स को भी खुद अपना टाइम मैनेज करना होगा और बच्चों को भी यही सिखाना होगा, और जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही वो सीखेगा। नेक्स्ट की फैक्टर है थिंकिंग। थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अगर हम किसी के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं तो सामने वाला इंसान भी हमारे लिए पॉजिटिव यानी सकारात्मक ही सोचता है। अगर मान लो घर में बच्चा देखता है कि मम्मी दादी के बारे में ऐसा बोल रही है या दादी शुरू कर देता है, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार में तालमेल बढ़ाना होगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देना होगा, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना होगा और दूसरों को भी पॉजिटिव बनने के लिए तैयार करना होगा। तो बच्चा अपने आप से ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो पहले हमें माता पिता होने के नाते अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, फिर बच्चों में वही संस्कार डालने हैं ताकि बच्चा भी उन्हीं बातों को सीख सके। सो डियर पेरेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये जो सब बता रही हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आज के समय में जो भी समस्याएं हैं बच्चों को लेकर, वो सब आप सब फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में आप सब फेस करते हैं। लेकिन क्या है, अब आपने सुना तो आपको लगा कि हाँ, मेरे घर में मेरे बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। मैं मानती हूँ आप सब अच्छे माता पिता हैं, लेकिन जब आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तब आप अच्छे से बहुत अच्छे माता पिता और साथ ही साथ अपने बच्चे के मित्र भी बन पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो ये शब्द हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, जिससे कि आप एक अच्छे पेरेंट होने की बजाय बहुत अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। जैसे कि नेहा मैम ने बताया, बच्चे की परवरिश करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन परवरिश हमें करनी है हमेशा एक सकारात्मक तरीके में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उम्र के अनुसार कुछ बातें जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है क्रूशियल एज। क्रूशियल एज यानी कि वो उम्र जहाँ बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 7 साल तक की उम्र होती है क्रूशियल एज, यानी कि क्रिटिकल एज जिसे हम बोलते हैं। ये बच्चे की ऐसी उम्र होती है जहां बच्चा एक कॉपी कैट होता है,
कॉपी कैट यानी कि जो देखता है वही अपने जीवन में करता है। तो इसमें क्या करना है, जो भी बिहेवियर आपका होगा वही आपका बच्चा ऑब्वियसली उसी चीज को फॉलो करेगा। तो इसमें आपका प्लान ये होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के सामने अपने इश्यूज नहीं बताने हैं। अब जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं कभी भी उनको अपने बच्चों के सामने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डिस्प्यूट सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को लेगा आपसे और वही पॉइंट्स वो अपने जीवन में उनको प्रयोग करेगा। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, यूएस में, अमेरिका में, यूके में जो घर बने होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि उसमें एक कमरा स्पेशल होता है। स्पेशल यानी कि एक ऐसा कमरा होता है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ जाकर माता पिता अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ताकि उनके बच्चे को उन प्रॉब्लम्स का कोई पता ही ना हो। मीन्स वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से हमारे बच्चे का कोई लेना देना हो ही ना। तो वो क्या करते हैं, उस रूम में जाकर अपने जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी उनके डिस्प्यूट्स हैं, वो सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी होती है स्माइल, ताकि बच्चों को पता ही ना लगे कि मेरे मम्मी पापा के बीच में भी फाइट भी हुई थी। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में है टोटली अपोजिट, उसका बिल्कुल उल्टा। अगर पेरेंट्स के कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कुछ बातें भी होती हैं, तो पेरेंट्स बच्चों के सामने ही स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज से ये सीख आपको अपने जीवन में लानी है। नेक्स्ट है टीनेज। टीनेज यानी कि वो उम्र जो बच्चों की 13 साल से शुरू होकर 18 साल तक होती है। इस उम्र के बच्चे कुछ अलग ही अंदाज में रहते हैं, जैसे तू मैं, पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ घमंडी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी है बस अब तो हम ही हैं। तो इस केस में बच्चों के साथ क्या करना है, ऐसे 5A रूल बताने जा रही हूँ जो कि टीनेज वाले बच्चे, टीनेज यानी कि 13 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए एक 5A रूल होता है, जिसमें कि जो पहला A है वो होता है एक्सेप्ट। मीन्स आपको अपने बच्चों की कुछ बातों को एक्सेप्ट भी करना होगा। ये नहीं कि जो भी वो बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो अपनी राय भी देते हैं, अगर वो कुछ सजेशन भी देते हैं, घर का कुछ मामला है, कोई बात है, तो अगर बच्चा सजेशन भी दे रहा है, आपको ये नहीं कहना कि तू छोटा है, चुप रह, तेरा कोई मतलब नहीं है। आपको उसकी राय भी लेनी है। जैसा कि नेहा मैम ने बताया, आज के युग के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनका दिमाग एक कंप्यूटर है, तो क्या पता वो अच्छा सजेशन दे दे। तो ये करना है आपको एक्सेप्ट, कि आपका बच्चा जो भी सजेशन दे, जो भी बातें कहे, उसको आपको एक्सेप्ट भी करनी है। नेक्स्ट ए, दूसरा ए है, जैसे कि मैं 5 ए बताऊंगी। पहला मैंने बताया एक्सेप्ट, आपको अपने बच्चों की बातों को एक्सेप्ट करना है। दूसरा है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट यानी कि सराहना। अगर आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है, आपको उसको एप्रिशिएट करना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो ये काम करे और खुश होके करे, उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हो। थर्ड है एडवाइस फ्रॉम अदर्स। अब एडवाइस फ्रॉम अदर्स का मतलब है कि ये जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं, इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में माता पिता के अलावा कोई एक ऐसा स्पेशल पर्सन होता है, कोई एक ऐसा स्पेशल इंसान होता है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। अब वो इंसान भाई भी हो सकता है, चाचा, दादा, इनफैक्ट बहन भी हो सकती है। बहन तो भाइयों की स्पेशल होती है। तो आपको क्या करना है, उसके साथ जिस भी इंसान को वो अपना ज़्यादा पसंदीदा समझते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कराना है, ताकि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अपने उस फेवरेट इंसान से कर सके, ताकि वो दिल खोलकर किसी से बात कर सके। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर यानी कि कुछ मस्ती। इस उम्र के बच्चे
कुछ अलग ही करना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम 10th क्लास के 11th क्लास के किसी बच्चे को स्कूटी दे देते हैं तो क्या वो 10 या 20 की स्पीड पे चलाएगा जैसे पापा चलाते हैं धीरे धीरे? नहीं, वो क्या करेगा, उसको 80, 90 ऐसी स्पीड पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बच्चे, इनका जो दिमाग होता है थोड़ा इस टाइम एडवेंचरस होता है, कुछ अलग ही करने का। तो हो सके अपने बच्चों को वीकेंडली, हफ्ते में एक बार, मंथली, महीने में एक बार कहीं बाहर घुमा के लाएं। उनका उससे क्या होगा, जो उनका दिमाग होगा वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई स्ट्रेस होगा, पढ़ाई का स्ट्रेस है या किसी भी चीज का स्ट्रेस है, वो दूर हो जाएगा। लास्ट है ए, लास्ट ए फॉर क्या है, आस्क। आस्क यानी कि पूछो, उनसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन पूछो, कुछ तो आपको निकल के मिलेगा आंसर। और क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं ये भी बता देती हूँ। हमेशा क्वेश्चंस पॉजिटिव पूछने हैं, जैसे कि बेटा आज कितने लोगों की मदद की? अगर की होगी तो झट से आंसर आएगा, लेकिन अगर मदद नहीं की होगी तो क्या आपको कोई उत्तर मिलेगा? नहीं। तो वो ये सोचेगा कि मम्मी ने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। तो अगले ही दिन से वो ये कोशिश करेगा कि क्यों ना किसी गरीब की, किसी बेचारे की मदद की जाए। तो ऐसे ही करके वो अपनी जिंदगी में मॉरल वैल्यूज को, गुड मैनर्स को अपनी जिंदगी में बढ़ावा देगा। लास्ट है मेरा कंपैरिजन। जो लास्ट टॉपिक आता है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना। कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से मत कीजिए, क्योंकि क्या पता उस दूसरे बच्चे का IQ आपके बच्चे से ज्यादा हो। क्या पता आपका बच्चा खेल में अच्छा हो और वो जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो। तो कभी भी आपको अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, वो दुखी होते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी क्षेत्र में आपका बच्चा जाना चाहता है उसी क्षेत्र में अपने बच्चे को एक्सेल कराना है, अव्वल कराना है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स होने के मुताबिक, माता पिता होने के मुताबिक ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश दे सके, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे सके, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन सके। अच्छे माहौल में एक अच्छी बातों को सुनकर आगे बढ़ेगा तो वो अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा। तो उसके लिए आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी उसको सिखा सकते हैं। जैसे कि घर में आप क्या, हमारे समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में है कि घर के काम सिर्फ औरतों तक सीमित है और बाहर की जो नौकरियां हैं, बाहर का काम है, वो लड़कों तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है। डियर पेरेंट्स, मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चों में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, जो उनके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, वो सब हमारे परिवार से ही शुरू होता है। आप देखते हो कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ऐसी मोलेस्टेशन से जैसी रेप केस, ऐसी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उनका कारण क्या है कि हम घर से ही बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, लड़के का काम ये है, लड़की का काम ये है। तो हमारी जो अच्छी परवरिश है, अगर हम बच्चे को शुरुआत से ही ये भेदभाव ना महसूस होने दे, तभी हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति बन पाएगा और हमारे समाज में जो बुराइयां प्रचलित हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही कम शुरू हो जाएंगी। तो वो पहल हमें किससे करनी है? अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करनी है, तभी वो पूरे समाज में फैलेंगी और समाज से वो हमारे देश में जाएंगी। और हमारे देश का एक एक नागरिक जब इन सब बातों से, इस भेदभाव से अवगत होगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी हमारा देश एक प्रगतिशील देश बन पाएगा। तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को भगवान से संबंधित अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए कि बेटा, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भगवान हमें देख रहा है, और एक्चुअली है।
क्या आप मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है? क्या आप मानते हैं? है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमें चारों तरफ से घेरे रखती है। तो उसी प्राकृतिक शक्ति की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा जो काम होता है, अगर हमारी वो स्वेच्छा से होता तो भगवान को कोई नहीं पूछता। तो हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने होंगे कि वो भगवान की पूजा करें, भगवान में विश्वास रखें। तो उसके लिए हमें जो टाइम टेबल बनाना है उसमें ही उसका ये टाइम भी ऐड करना है कि बेटा आपको सुबह उठ के फ्रेश होके कुछ समय भगवान को देना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में होली क्रॉस टेक्सास स्कूल में, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ पर हर बच्चे के सामग्रिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम उनको सिखाते हैं मोरल वैल्यूज। पढ़ाई से पहले उनके लिए मोरल एजुकेशन देना जरूरी है कि कैसे अपने माता पिता का सम्मान करें, कैसे वो भगवान को अपना शुक्रिया अदा करें। जब हमारे बच्चे हमारे विद्यालय के प्रांगण में आते हैं तो सबसे पहले हम उनको प्रेयर से शुरू करवाते हैं। सबसे पहले वो हमारे असेंबली ग्राउंड में सभी बच्चे एकत्र होकर प्रेयर करते हैं। उसके बाद जब वो कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में भी उनको पहले अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले एक प्रेयर करनी होती है, जिसको हम प्रेयर बिफोर क्लास बोलते हैं। जैसे उनकी पढ़ाई शुरू हुई, बीच में लंच का टाइम आया, खाने का समय होता है, उससे पहले भी बच्चे प्रेयर करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है उन प्रेयर्स को कराने का? ताकि बच्चे समझ सके कि भगवान नाम की कोई शक्ति है, भगवान नाम की कोई चीज है जो हमें आगे से आगे अग्रसर कर रही है हमारे काम को करने में। उसके बाद जैसे ही बच्चों का लंच फिनिश हुआ, वो अच्छे से अपनी जो उनको समझाया जाता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ये सब वो बच्चे हमें बताते हैं। क्या आप सब हमारे ही अभिभावक हैं। आप खुद हमें बता सकते हैं कि क्या आपका बच्चा पहले जिस स्कूल में पढ़ता था और अब यहाँ पढ़ने के बावजूद क्या आपको उसके व्यवहार में कोई चेंज नजर आता है? हाँ जी, कोई चेंज नजर आता है? चाहे वो उसकी लैंग्वेज का हो, चाहे उसके गुड मैनर्स का हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की बात आए, तो हम अपने बच्चों में ऐसे व्यवहार, ऐसी बातें डालते हैं, ऐसे गुण डालते हैं। भले ही वो पढ़ाई में थोड़े कम नंबर लेकर आए दूसरे स्कूल के बच्चों से, भले ही, सिर्फ ये एक उदाहरण है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतने अच्छे संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं कि वो अपने आप को देश का एक उन्नतिशील नागरिक बना सके। तो उसके लिए आपको बच्चे का सहयोग करना होगा, उसको भगवान के बारे में बताना होगा। साथ ही साथ जब आप पूजा करें, अपने बच्चे को अपने साथ बिठाकर कुछ समय भगवान के चरणों में व्यतीत करने के लिए बोले और कहें कि बेटा अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप भगवान से उस काम के लिए, उस गलती के लिए माफ़ी भी मांगो। जैसे कि रात को जब हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, हम एक बार अपने पूरे दिन का जो रिकैप है अपने दिमाग में दौड़ाते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। और जो अच्छा हुआ उसको सोचकर हम कुछ पल के लिए मुस्कुराते हैं, कुछ पल के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ गलत हुआ उसके लिए हम अपने मन ही मन में पछतावा भी करते हैं कि आज मैंने ये गलती कर दी या आज मुझसे ये गलती हो गई, भगवान उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हम ये क्यों ना ये संस्कार अपने बच्चे में भी डालें, ये बीज अभी से जब वो छोटे हैं अभी से क्यों ना उनमें डालें, ताकि वो भी बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके। तो प्रिय अध्यापक, मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारा ये सेमिनार आपको एक बहुत अच्छा अभिभावक होने में सहायक होगा और मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम, थैंक यू शिवांगी मैम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इनके अमूल्य शब्दों ने प्रभावित किया होगा।